फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में x/m का प्रेशर के साथ रिलेशन किया था। तो ये अगर सेम ट्रीटमेंट हम किसी सॉल्यूशन के लिए करते हैं तो हम कंसंट्रेशन को रिप्लेस कर सकते हैं प्रेशर से। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर log p ले रहा हूं, ये मैंने लीनियर इसके बीच में लिखना था ग्राफ, तो log p के बीच में होगा ये, और ये log x/m होगा, तभी ये इंटरसेप्ट आएगा। यहां इंटरसेप्ट जो आ जाएगा ये आएगा, इंटरसेप्ट log के इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो जब मैं ये ग्राफ लेता हूं तो log p एंड x/m का रिलेशन मैं बता सकता हूं, log x/m का। ये ग्राफ एक आ गया। अब ये जो प्रेशर है ये तो तब के लिए है जब मैं कोई पर्टिकुलर गैस ले रहा हूं और मैंने एक मूवेबल पिस्टन लगा रखा है यहां, और ये कोई सरफेस रखा हुआ है, इस सरफेस के चारों तरफ कोई गैस है। जब मैं हाई प्रेशर करता हूं तो ये गैस यहां एड्सॉर्ब हो जाती है, और ज्यादा मैं प्रेशर करूंगा एड्सॉर्प्शन और ज्यादा होगा, और ज्यादा प्रेशर करने पर। तो ये तो एड्सॉर्प्शन हो रहा है गैस का, किसी सरफेस पर गैस का एड्सॉर्प्शन हम कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये एड्सॉर्प्शन किसी सॉल्यूशन में सोचते हैं, सॉल्यूशन में सोचने का क्या मतलब है भाई, ऐसा तो नहीं है ना कि एड्सॉर्प्शन सिर्फ गैस का किसी सॉलिड सरफेस पर ही होता है, ये तो सॉल्यूशन में भी हो सकता है। सॉल्यूशन में किस तरह से होगा, मान लो हम कोई लिक्विड लेते हैं और उस लिक्विड में हम कोई ऐसा मटेरियल ऐड कर देते हैं जो सॉलिड है। चारकोल है एग्जाम्पल एक, मैंने आपको कभी पहले दिया होगा, चारकोल लिया गया और एसिटिक एसिड लिया, जो कि चारकोल तो सॉलिड होता है, पाउडर ले लिया हमने इसका, हमने एसिटिक एसिड ले लिया। अब ये एसिटिक एसिड इस चारकोल पर एड्सॉर्ब होता है। अब यहां तो कोई गैस नहीं है, एक सॉलिड है और एक एसिटिक एसिड लिक्विड है। एसिटिक एसिड कम है या ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन वेरिएबल है। हमने एसिटिक एसिड लिया, एड्सॉर्ब चारकोल पर एसिटिक एसिड को ही होना है, इसका जो सॉल्वेंट होगा वो नहीं होगा। मैंने 1 लीटर में 0.1 मोल एसिटिक एसिड लिया, 1 लीटर में 0.2 मोल एसिटिक एसिड लिया, 1 लीटर में 0.3 मोल एसिटिक एसिड लिया, अलग अलग पर मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता चला जा रहा हूं। तो चारकोल पर एड्सॉर्प्शन बढ़ता चला जाना चाहिए। बड़े सिंपल वे में अगर मैं आपको बोलता हूं कि जहां मैंने गैसियस सिस्टम ले रखा था वहां मैंने अब सॉल्यूशन ले लिया है। गैसियस सिस्टम के लिए तो मुझे log p लेना था, प्रेशर लेना था। अब log p की जगह, क्योंकि लिक्विड का तो प्रेशर तो काउंट नहीं किया जाएगा, इसका हम काउंट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन। वैसे भी अगर आप कॉन्सेंट्रेशन देखते हो तो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हमने यहां 1 लीटर, ये कोई सब्सटेंस है, वॉल्यूम इसका 1 लीटर है, गैस है, ये मूवेबल पिस्टन मैंने लगा रखा है। 1 लीटर में सपोज करते हैं इसके 1 मोल हैं, इस गैस के डिसॉल्व जो हैं इस पूरे एरिया में, इस पूरे वॉल्यूम में 1 मोल हैं। अब मैंने इसका जब प्रेशर बढ़ा दिया तो प्रेशर इंक्रीज कर दिया, प्रेशर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम हमेशा कम होता है, यहां तक पिस्टन पहुंच गया। ये इसका वॉल्यूम 1 लीटर से 0.1 लीटर रह गया,
10 टाइम्स कम हो गया। जब ये 10 टाइम्स कम हो जाएगा तो मोल तो उतने ही रहेंगे। अब ये रह गया 1 मोल इन 0.1 लीटर। पहले कितना था? 1 मोल इन 1 लीटर। ये था लो प्रेशर पर, जब प्रेशर कम था। ये ऊपर वाली कंडीशन थी। जब हमने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाने पर ये 1 मोल इन 0.1 लीटर हो गया। जब प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम होने पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। दैट मीन्स प्रेशर बढ़ाने पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, प्रेशर कम करने पर कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। तो सीधा सीधा रिलेशन है प्रेशर का कॉन्सेंट्रेशन के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन में हम इस log P को रिप्लेस कर सकते हैं log C से। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में जो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होने हैं वो ज्यादा हो गए। यही हम प्रेशर में कर रहे होते हैं। तो ये सिस्टम पूरा का पूरा जो हमने किया था एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ये किसी लिक्विड सिस्टम के लिए भी किया जा सकता है। तो अब जो मैं आपको बता रहा हूं ये किसी लिक्विड सिस्टम के लिए एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बता रहा हूं, यानी सॉल्यूशन के लिए। ये सारा पार्ट हमने लास्ट क्लास में कर लिया है। तो ये वाला पार्ट अब हमें शुरू करना है, एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। इसके लिए हम एक एग्जांपल क्या ले सकते हैं? बेस्ट एग्जांपल है एसिटिक एसिड लो और एसिटिक एसिड में ऐड कर दो चारकोल। जब हम चारकोल ऐड करेंगे, चारकोल ऐड करने पर, अच्छा ये ग्राफ लास्ट क्लास में नहीं हुआ था, ठीक है ये मैं ग्राफ पहले दिखा देता हूं। बता तो दिया था, शायद समझा दिया होगा ये, आई थिंक। ऐसा नहीं है कि नहीं किया होगा, यहां तक तो करा दिया था मैंने। तो आपको एक सिंपल सी बात क्या देखनी है, इस इक्वेशन की बात हो रही है ना, ये इस इक्वेशन में x बाय एम इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय x बाय एम इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय p टू द रेज 1 ओवर n की मैं बात कर रहा हूं। अगर ये हो गया 0 तो ये पूरा 1 हो जाएगा टर्म, तो k इज इक्वल टू एक्स बाय एम हो गया। एक बात। दूसरी बात, अगर ये वैल्यू 1 आ गई है तो x बाई एम इज डायरेक्टली पर k हटा देता हूं मैं, x बाई एम इज इक्वल टू k, p टू द रेज 1 हो गया। तो ये k हटाकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, प्रेशर बढ़ेगा तो x बाई एम बढ़ जाएगा। तो ये इस इक्वेशन को एक्सप्लेन किया जा रहा है जो सामने वैल्यू लिखी है। आगे हम फर्दर इसको आगे प्रोसीड करते हैं। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन का मतलब है कि प्रेशर जितना बढ़ा उतना ही x बाई एम बढ़ गया। नॉर्मल कंडीशन में ये वैल्यू 1 नहीं होती, ना ही 0 होती। x बाई एम कॉन्स्टेंट नहीं आता कभी, और इक्वली भी नहीं बढ़ता। ये ग्राफ जो इस तरीके का ग्राफ है, x बाई एम एंड p के बीच में नहीं आता। ये ग्राफ तो अगर आपको याद हो तो इस तरीके का आता है।
प्रेशर की एक लिमिट पर x/m चेंज होना बंद हो जाता है। एक लिमिट के बाद, यहाँ प्रेशर की इस लिमिट के बाद x/m कांस्टेंट हो गया बिल्कुल। ये ग्राफ कभी ऐसा नहीं आएगा कि पूरा ग्राफ ऐसा आ गया, एक लिमिट के बाद आएगा, वो बात एक अलग है। एक पोर्शन में, प्रेशर के एक एरिया में, कहीं किसी एक छोटी सी रेंज में प्रेशर की, ये लीनियर निकाल सकते हो आप। अदरवाइज लंबी रेंज में प्रेशर की ये कर्व आता है। तो ये वाला जो ग्राफ का पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसका मतलब क्या है कि प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो गया, x/m कांस्टेंट हो गया। ये वाला पार्ट ये है। अब 1/n की वैल्यू यहां 0 है। ये वाला जो पार्ट है बिल्कुल परफेक्टली, जिसमें जो वैल्यू यहां आ रही है वही वैल्यू यहां आ रही है, स्लोप बिल्कुल एक जैसा है इनका सबका, चेंज नहीं हो रहा है। ये बड़े किसी छोटे से पोर्शन में होगा ग्राफ के, जैसे आप डिफरेंशिएशन में करते होंगे। कर्व मैंने ले लिया ये एक, इस कर्व का अगर मैं एक बहुत छोटा सा एक पोर्शन ले लेता हूं तो उसे एक लाइन कंसीडर कर सकते हैं हम। अगर ये लाइन कंसीडर कर लिया तो इसका कोई स्लोप आ जाएगा। अब मैं इसको बोल सकता हूं कि ये x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p है। तो किसी छोटी सी रेंज में प्रेशर की x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ सकता है, यानी 1/n = 1 हो सकता है। अब अगर हम आगे बढ़ें, इसको ग्राफ को देखते हैं, यानी लॉगरिथम लेकर के, ये एक log p एंड log x/m का ग्राफ आना चाहिए। लिखा तो मैंने दिया था लास्ट क्लास में, लेकिन बस इसे आपको नोट करना है। नोट कर लो इसको जल्दी से, फिर हम सोल्यूशन वाला पोर्शन कर लेते हैं कि सोल्यूशन में हम किस तरह से इन चीजों को डील करते हैं। नोट कर लो इसे, ग्राफ को जल्दी से, इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ पे बड़े क्वेश्चन आते हैं। सोल्यूशन फेज का एड्सॉर्प्शन सोचते हैं तो मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा था कि कार्बन पाउडर लेते हैं, चारकोल लेते हैं, चारकोल पाउडर को एसिटिक एसिड में डिप करके रखते हैं। ये सोल्यूशन एसिटिक एसिड का लिया। अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर हम एसिटिक एसिड को रखते हैं। फर्स्ट केस में मान लो 1 मोल पर लीटर लिया एसिटिक एसिड। सेकंड एक और केस लिया, चारकोल का अमाउंट उतना ही लिया जितना फर्स्ट केस में था, और इसको हमने हाफ मोल कर दिया, 0.5 मोल पर लीटर। एसिटिक एसिड को कम कर दिया, CH3COH। चारकोल का अमाउंट उतना ही रखा, ये वाला पार्ट। तीसरा पार्ट हमने क्या किया, 0.1 मोल एसिटिक एसिड लिया 1 लीटर में, वॉल्यूम सेम रखा है, चारकोल इतना ही था जितना पहले था। कॉन्सेंट्रेशन एसिटिक एसिड का कम करते जा रहे हैं, जैसे हम प्रेशर कम करते जा रहे थे। या अगर आप इधर से इधर सोचते हो तो प्रेशर बढ़ाते जा रहे थे, तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब इस चारकोल पर कम कॉन्सेंट्रेशन में कम एड्सॉर्प्शन होगा, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन जब एसिटिक एसिड का लिया तो चारकोल के जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल पर एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होंगे। वो एड्सॉर्प्शन ज्यादा तब होगा जब ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन एसिटिक एसिड का लिया जा रहा है। कोई भी फर्क नहीं है, जो हम प्रेशर में अप्लाई कर रहे होते हैं वही हम सॉल्यूशन में रूल अप्लाई करेंगे। ठीक उसी तरह से बस log p की जगह log ऑफ हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड का इस्तेमाल कर लेंगे, इतना फर्क रहना। द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन सॉल्यूशन। एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। जैसे यहां इस केस में अगर मैं सॉल्यूट को सोचता हूं, सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है,
सॉल्वेंट एसिटिक एसिड है। सॉल्यूट जो हमने इसमें डिसॉल्व किया है वो है चारकोल। अब ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, ये आयोनिक फॉर्म में हो सकता है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो सकता है, ये कोलाइडल फॉर्म में हो सकता है, या ये किसी और पैटर्न पर मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तीन तो ये मैंने अभी बता दी। सॉलिड कैन एब्जॉर्ब सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन आल्सो, ये एब्जॉर्ब कर सकता है सॉल्यूशन में जो डिसॉल्व्ड सॉल्यूट हैं, ये इसको। अब यहां सिस्टम अगर देखा जाए, इस सिस्टम में एक तो है चारकोल, एक है एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन। एसिटिक एसिड 100% प्योर नहीं है, मैं कह रहा हूं 0.5 मोल एसिटिक एसिड इन 1 लीटर। तो 1 लीटर ऑफ व्हाट? 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। मैं वाटर मान लेता हूं कि वाटर सॉल्वेंट है, H2O, एंड एसिटिक एसिड हो गया मेरे पास 0.5। तो एसिटिक एसिड इसमें हो गया सॉल्यूट, ये हो गया सॉल्वेंट। ये सॉलिड मैंने बाहर से ऐड किया। तो इस सिस्टम को ऐसे भी समझा जा सकता है, जब मैंने सॉल्यूशन में रखा इस चारकोल को, तो ये चारकोल सॉल्यूट पार्टिकल को एड्सॉर्ब कर सकता है। ये सॉल्यूट पार्टिकल किसके हैं? सॉल्यूशन में से सॉल्यूट पार्टिकल को बस इंटरेक्ट कर रहा है, ये सॉल्वेंट पार्टिकल को इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल इसका एसिटिक एसिड ही लिया है। एग्जाम्पल एसिटिक एसिड था वाटर में, वाटर में एसिटिक एसिड को लिया गया, सॉल्यूशन लिया गया और चारकोल के साथ इसको प्रॉपरली शेक किया गया। फनल्स होते हैं ये, इसके एड्सॉर्प्शन के फनल होंगे, इन फनल में इनको डालकर एड्सॉर्प्शन करते हैं। यहाँ से नॉब बंद कर देते हैं, यहाँ एसिटिक एसिड लेते हैं, यहाँ चारकोल ले लेते हैं, वाटर में मिक्स कर देते हैं, इसको बंद करके बहुत अच्छी तरह से शेक कर देते हैं और थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देते हैं। तो जब चारकोल पर इस सॉल्यूशन में से एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब हो जाएगा, फिर हम फिल्टर करके इसको एसिटिक एसिड को पार निकाल लेंगे, चारकोल को यहीं छोड़ देंगे। तो जो एसिटिक एसिड यहां पर पार करने पर निकला है, इस नॉब से एसिटिक एसिड बाहर आया है सॉल्यूशन, उसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन? क्योंकि कुछ एसिटिक एसिड इसमें एड्सॉर्ब हो गया है। भाई मैंने 0.5 मोल एसिटिक एसिड 1 लीटर के हिसाब से ले रखा था पर लीटर, तो 0.5 मोल में से कुछ इस चारकोल में एड्सॉर्ब हो गया, मान लो 0.1 हो गया, तो 0.4 बचा। तो जब मैं ये नॉब खोल दूंगा, नॉब खोलने पर यहाँ एसिटिक एसिड आएगा, यहाँ लगा रखा है फिल्टर, चारकोल यहीं रह गया, सिर्फ एसिटिक एसिड पार आया, तो ये एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन तो 0.5 से 0.4 हो जाएगा। ये जो 0.4 कॉन्सेंट्रेशन हुआ है, ये कमी जो आई है इस एड्सॉर्प्शन की वजह से आई है। कॉन्सेंट्रेशन एसिटिक एसिड का डिक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि जितना डिक्रीज हुआ है उतना ही वो एड्सॉर्ब हो गया है चारकोल पर। ये बात आपने नोट कर ली होगी सबने। अब हम इसे आगे प्रोसीड करते हैं। दूसरा एग्जांपल है, लिटमस सॉल्यूशन लिया, उसको चारकोल के साथ, तो ये एड्सॉर्ब हो जाता है। लिटमस सॉल्यूशन से लिटमस एड्सॉर्ब हो जाएगा तो कलरलेस हो जाएगा। इसी तरह से जो हम प्रेसिपिटेट लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के, और इसको हम मैग्नेशन रिएजेंट होता है एक, उस पर अगर इंटरेक्ट कराते हैं तो इन प्रेसिपिटेट पर ये MgOH
एड्सॉर्ब हो जाता है, और एड्सॉर्ब होने के बाद हो सकता है एड्सॉर्प्शन के बाद वो कलर शो कर रहा हो सकता है एड्सॉर्प्शन के बाद वो कलर डिसअपियर कर रहा हो। तो ये तो जो चेंजेस आ रहे हैं उनके बाद में आने पर, कलर आने पर डिपेंड करेगा। बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे हैं, जैसे ये मैग्नेसन है, मैग्नेसन एक प्रेसिपिटेट है, जब इस पर बाहर से ये मटेरियल MgOH पर एड्सॉर्ब हो गया, ये मैग्नेसन कोई प्रेसिपिटेट है, एक्स मटेरियल, कोई भी नाम भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये एड्सॉर्ब हो गया सपोज करते हैं, तो इन प्रेसिपिटेट के कुछ कलर चेंज हो सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये ब्लू कलर ही हो, कुछ भी और भी कलर आ सकते हैं। और यहां पर क्या था, एक सोल्यूशन था, रेड कलर का सोल्यूशन था, लिटमस की वजह से था, लिटमस क्योंकि इसमें डिसॉल्व था, एसिडिक था ये सोल्यूशन। तो हम चारकोल लेते हैं, चारकोल में ये एड्सॉर्ब हो जाता है सारा लिटमस, सोल्यूशन से सारा इसमें आ जाता है, सोल्यूशन में कुछ भी नहीं बचता, तो सोल्यूशन कलरलेस हो जाता है। तो ये चेंजेस हम देख सकते हैं एड्सॉर्प्शन फिनोमेनन के, ये चेंजेस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। ये वाला जो एड्सॉर्प्शन है जो हमने सॉल्यूशन में किया है, ये मोर और लेस उसी तरह से डील करता है जैसे हम गैसियस स्टेट वाला एड्सॉर्प्शन किसी सरफेस पर चेक कर रहे होते हैं। सॉल्यूशन फेज में ये सब ऑब्जर्वेशन जो सामने हैं ये हम देख सकते हैं। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यही काम तो हमने फिजियोसॉर्प्शन में किया था। कब सरफेस पर बाहर से गैसेस आकर के एड्सॉर्ब हो रही हैं और हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, जब टेम्परेचर इसका ज्यादा हो जाएगा तो ये गैस आकर के एड्सॉर्ब नहीं होगी, तो एड्सॉर्प्शन होना कम हो जाता है। तो गैस के लिए था, सॉल्यूशन के लिए भी यही कंडीशन रहेगी। हमारे पास चारकोल है कोई, इस चारकोल पर कोई सॉल्यूट एड्सॉर्ब हो रहा था, जब हम टेम्परेचर इसका बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल के मोशन बढ़ जाते हैं, बड़ी तेजी से इधर उधर रैंडम मोशन करेंगे, ये रैंडम मोशन करेंगे तो इसका एड्सॉर्प्शन होना कुछ डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ, टेम्परेचर अगर हम कम कर दें तो मोशन कम होते रहते हैं, और कम हो जाएंगे और कम हो जाएंगे, तो इसका एड्सॉर्ब होना आसान हो जाएगा। कम टेम्परेचर पर ज्यादा एड्सॉर्प्शन, तो एड्सॉर्प्शन डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और ये बात तो वैसे भी क्लियर ही है, जो पहले भी हमने इसमें भी पढ़ा था। तो ये वही रिलेशन है जो हमने गैसियस फेज के लिए किया था। गैसियस फेज के लिए एक रिलेशन क्या किया था कि हम अगर सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, ये मैंने एक सरफेस एरिया लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का लिया एक कोई पीस, फिर मैं 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का कोई एक बड़ा पीस ले लेता हूं, तो यहाँ सरफेस एरिया बढ़ गया तो गैस ज्यादा एड्सॉर्ब होगी। गैस की जगह अगर मैं लिक्विड या सोल्यूशन लेता हूं तो ये भी ज्यादा ही एड्सॉर्ब होगा। तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन आल्सो डिपेंड ऑन सरफेस एरिया, इस पर डिपेंड करना चाहिए। सरफेस एरिया बढ़ा, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ गया। कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा ये, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने एक सोल्यूशन लिया, उस सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर था। यहां मैंने कोई चारकोल का एक ये पीस रखा हुआ है। दूसरा मैंने एक सोल्यूशन लिया, इसमें 0.1 मोल पर लीटर, इसमें मॉलिक्यूल ही ज्यादा है, इसमें मॉलिक्यूल कम है, 0.1 मोल है। चारकोल पर इंटरेक्शन कम होगा क्योंकि 0.1 में संख्या मॉलिक्यूल की कम होगी, 1 मोल में ज्यादा होगी तो ज्यादा कोलाइड करेंगे, ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर
एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। और नेचर पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। अब ऐसा थोड़ी ही है कि ये हमने ग्लास का पीस रख दिया यहाँ पे कोई, अगर तो एसिटिक एसिड उसमें भी एड्सॉर्ब हो जाएगा, उसमें तो नहीं होगा, चारकोल पर होगा। अब चारकोल की जगह मैं कोई दूसरा मटेरियल ले लेता हूं तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन चेंज हो जाएगा। यानी एड्सॉर्प्शन डिपेंड करेगा इस बात पर भी कि हम क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं, एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट कौन से यूज कर रहे हैं, इस पर भी रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है, या एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इस बात पर भी डिपेंड करती है। तो ये पॉइंट्स हैं सारे के सारे जो सामने हैं, इन बातों पर डिपेंड करेगा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। और इसी को मैं फर्दर अगर रिलेट कर देता हूं फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के साथ, तब x बाय m हमने क्या डिसाइड किया था पहले, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन था। ये जो बाहर से एड्सॉर्ब हो रहा है, बाहर से आ रहा है जो गैस या सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल, ये उस सब्सटेंस का मास जिस पर आकर के एड्सॉर्ब हो रहा है। तो x बाय m, ये x बाय m ही एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है। तो x बाय m किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन लिया है तो c टू द रेज 1 ओवर n के डायरेक्टली, p की जगह c रिप्लेस कर दिया क्योंकि p एंड c एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रेशर बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x बाय m इज इक्वल टू k c टू द रेज 1 बाय n। वही रिलेशन आ गया जो पहले था, वही ग्राफ बना सकते हो, उसी तरीके की सारी चीजें हम सोच सकते हैं। बस कंसंट्रेशन रिप्लेस करना है। इसके जो एक्चुअल एग्जांपल हैं वो इमेजिन करके करने हैं। ये जो मैंने जो अभी बताया कि चारकोल पर एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब होगा, ये बेस्ट एग्जांपल है बस समझने के लिए। तो इसको नोट कर लो जल्दी से। इसके बाद जो मैंने अभी आपको बताया वही फॉर्मूला लिखना है बस, x बाई एम इज इक्वल टू के सी टू द रेज 1 ओवर n। सब चीजें वही एप्लीकेबल होंगी। कब ये 1 अगर हो जाएगा तो क्या इफेक्ट होगा, ये अगर 0 हो जाता है 1 ओवर n इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो क्या इफेक्ट आना चाहिए, ये सब तभी हम डिसाइड कर पाते हैं। लॉगरिथम अगर ले लेते हो तो x ओवर m log k y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये भी स्ट्रेट लाइन एक आ जाती है। स्ट्रेट लाइन अगर किसी डेटा के साथ आ जाती है तो हमें पता चल जाता है कि हमारा ग्राफ जो है ये वैलिड है। फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म ये शो कर रहा है, यानी वैलिडिटी इसकी प्रूफ हो जाती है। ऑफ एड्सॉर्प्शन, ये थोड़ा तेजी से करना है, ये वाला पोर्शन थ्योरी है क्योंकि इसका मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा एड्सॉर्प्शन की एप्लीकेशन का। तो ये आप नहीं भी नोट करोगे तो बस मैं समझा रहा हूं इसको तेजी से। अगर हम एप्लीकेशन करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन एड्सॉर्प्शन की हैं, इंडस्ट्रीज में मेनली यूज होते हैं ये एड्सॉर्प्शन, और डेली लाइफ में जो हम यूज करते हैं वहां पर भी एड्सॉर्प्शन की काफी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो पहला पार्ट है एप्लीकेशन का, हाई वैक्यूम अगर हमें कभी क्रिएट करना है तब हम क्या करते हैं, एड्सॉर्प्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लो कहीं पर वैक्यूम क्रिएट करना है, मतलब कुछ भी ना हो, सब कुछ वहां से हम खाली कर दें, तभी वैक्यूम क्रिएट होगा।
उससे पहले तो वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा। तो ये अपने आप में बड़ा मुश्किल काम होता है। हम क्या करेंगे, एक पंप लगा के, ज्यादा एक पंप लगा के और यहां से सारी एयर निकालने की कोशिश करेंगे। जब सारी एयर यहां निकाल लेंगे यहां से, तो वैक्यूम आना शुरू हो जाएगा। वैक्यूम मतलब कुछ भी नहीं, एयर भी नहीं, तब वैक्यूम होगा। अगर इस किसी बर्तन में गैस भरी हुई है या एयर है, आपने कुछ नहीं भरा तो भी एयर तो होगी ही, तो वैक्यूम नहीं होगा। हमने कोई पंप लगाकर सारी गैस इसमें से निकालने की कोशिश की और इसको बिल्कुल एयर टाइट कर दिया। फिर भी कुछ पार्टिकल्स यहां बचे हुए रह जाते हैं गैस के, तो बहुत अच्छे वाला वैक्यूम क्रिएट नहीं होता, हो नहीं पाता। चाहे जितना भी आप स्ट्रॉन्ग पंप इस्तेमाल कर लो, यहां से कुछ ना कुछ गैस बची जाएगी। तो हम क्या करते हैं इसका इलाज, यहां कोई एक सरफेस ऐसा रखते हैं जो ये गैस के पार्टिकल इस पर एड्सॉर्ब होते रहें। ठीक है, पंप ने जितना इसको यहां से खींच लिया, एयर को खींच लिया, लेकिन इसके बाद बचे हुए जो थोड़े बहुत एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो इस सरफेस पर आकर के एड्सॉर्ब हो जाते हैं। सरफेस पर एड्सॉर्ब होंगे तो धीरे 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 यहां से ये पूरा खाली हो जाएगा। बहुत परफेक्ट एंड वेरी हाई वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। चारकोल एक बहुत अच्छा एड्सॉर्बेंट है। चारकोल का इस्तेमाल करते हैं हम, सिलिका जेल का इस्तेमाल करते हैं। कुछ हमारे पास पार्टिकल होते हैं सिलिका के, इनका हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक एप्लीकेशन ये है, जो बहुत हाई एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वहां पर हम वैक्यूम चाहते हैं, क्योंकि एयर होगी, उस रिएजेंट से वो रिएक्शन कर जाएंगे एयर के मॉलिक्यूल। तो हम उसको प्लेस करने के लिए यहाँ एयर फ्री चाहिए, ऑक्सीजन मान लो ऑक्सीजन फ्री चाहिए बिल्कुल, तब हम इस तरीके के डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो एक एप्लीकेशन है इसकी, हाई वैक्यूम क्रिएट करने में यूज होता है। गैस मास्क, ये मैंने पहले भी बताया था, जो माइन में जाते हैं लोग, कोल माइन है या कोई और टाइप की माइन है, टनल्स होती हैं बड़ी गहरी गहरी, वहां से गैसेस लीक होने का थोड़ा डर रहता है। सल्फर डाइऑक्साइड है जैसे, नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड हैं जैसे कि, तो ये अर्थ के अंदर से लीकेज होने के चांसेस रहते हैं। तो वो स्पेशल टाइप के मास्क लगा के जाते हैं, जिसमें एक ऐसा अरेंजमेंट होता है कि जो पॉइजनस गैसेस हैं, एयर उस ट्रैक में को होके एयर आती है और उस ट्रैक में रखे रहते हैं एड्सॉर्बेंट। तो जो सब्सटेंस रखा होगा वो सल्फर डाइऑक्साइड को एड्सॉर्ब कर लेगा, ऑक्सीजन को एड्सॉर्ब नहीं करेगा। ऑक्सीजन को भी कर लिया फिर तो गड़बड़ हो जाएगी और ज्यादा। सिर्फ पॉइजनस गैसेस को, यानी उसका इंटरेक्शन सिर्फ पॉइजनस गैसेस से रहता है, जैसे क्लोरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, ये पॉइजनस गैसेस होती हैं। इनको हटाने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। अगर हमें ह्यूमिड एयर कहीं से हटानी होती है, ये भी लैब में यूज किया जाने वाला एक सब्सटेंस होते हैं, जैसे सिलिका जेल है, एल्यूमिना है। एक एपरेटस होता है केमिस्ट्री लैब में जिसे कहते हैं डेसिकेटर, और इस प्रोसेस को डेसिकेशन बोलते हैं। डेसिकेटर में हम उन मटेरियल को रखते हैं जिन्हें ड्राई करना होता है। अब ड्राई का मतलब, जैसे कई बार एनवायरनमेंट में काफी ह्यूमिडिटी रहती है, ठीक ठाक आजकल है जैसे, बिल्कुल अच्छा खासा ह्यूमिडिटी है, नमी है, वाटर मॉइस्चर अवेलेबल है। अब इसको कैसे हटाओगे, तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, हम किसी एक क्लोज बर्तन में इसे, जिसे डेसिकेटर बोला जाता है, उसमें उस सब्सटेंस को रखते हैं और उस सब्सटेंस में एक ऐसा मटेरियल साथ में रखते हैं जो सारी एयर एब्जॉर्ब कर लेता है।
और सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर एब्जॉर्ब कर लिया तो मॉइस्चर नहीं रहा, ये ड्राई हो गई एयर। ड्राई एयर ही इसे मटेरियल को चाहिए थी, अदरवाइज ये वाटर से रिएक्शन कर लेता। तो जो हाईली सेंसिटिव मटेरियल होते हैं वाटर के लिए, उनके साथ हम सिलिका जेल या एल्यूमिना यूज करके डेसिकेटर में और इनको सेफ रख सकते हैं। ये एक तरीका होता है। हम इनर्ट गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं। इनर्ट गैसेस का अगर हमें सेपरेशन करना हो तो ये मेथड इस्तेमाल किया जा सकता है, या हम कलर मटेरियल रिमूव कर सकते हैं। कोई अगर हमें मैटर अलग करना है तो एक सब्सटेंस लिया, चारकोल ही मेन पार्ट होता है एड्सॉर्प्शन के लिए, मेनली सॉल्यूशन के लिए। तो उस चारकोल पर ये कलर मटेरियल आके एड्सॉर्ब हो जाता है, सेपरेट करने में यूज किया जा सकता है। एनिमल चारकोल का मतलब ये होता है कि जो एनिमल बोन्स वगैरह होती हैं उनसे उनको बर्न करके ये बनाया जाता है कार्बन। तो शुगर प्रोडक्शन में ये फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रोसेस है। जैसे जो शुगर होती है, केन शुगर से जब शुगर बनाई जाती है तो ये येलोइश होती है, बिल्कुल पीले रंग की होती है, और डार्क होते हैं कई सारी। जो फर्स्ट फेज में निकल करके आती है ये डार्क ब्राउनिश होती है। तो हम उसके कलर को हटाने के लिए ये लिक्विड में कुछ मटेरियल ऐसे मिक्स करते हैं जो इनके कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये एक हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम गैसेस को या लिक्विड को सॉलिड कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करते हैं। इस सॉलिड के सरफेस पर आकर के गैसेस एड्सॉर्ब हो जाती हैं। ये गैसेस एड्सॉर्ब हो गई। एड्सॉर्ब होने के बाद इन्होंने रिएक्शन किया, पहले नहीं कर सकती थी। जैसे इथीन है एक एग्जाम्पल जो आपको पता है वो मैं बता रहा हूं। अगर इथीन हाइड्रोजन को आपस में रिएक्शन कराओगे कुछ प्रोडक्ट मिलता नहीं, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज्यादा है कि ये रिएक्शन नहीं कर पाते नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन इथीन एंड हाइड्रोजन को अगर प्लेटिनम की प्रेजेंस में ऐड कर दो तो रिएक्शन हो जाता है और इथेन मिल जाता है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मिल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कैटलिस्ट प्लेटिनम के सरफेस पर H2 एड्सॉर्ब हो जाता है, इथेन एड्सॉर्ब हो जाता है। एड्सॉर्ब हो जाने के बाद इनको रिएक्शन करने का मौका मिल जाता है। इनकी बॉन्ड एनर्जीज जब एड्सॉर्ब हो गई, ये कुछ बॉन्ड एनर्जी इनकी वीक पड़ जाती है, बॉन्ड वीक पड़ जाते हैं। वीक बॉन्ड पड़े तो ये आपस में इंटरेक्शन कर लेते हैं, एल्केन बना देते हैं। एल्केन बन गया तो ये यहां से वापस सीट छोड़ के चले जाते हैं एनवायरनमेंट में। ये सीट फ्री हो गई, इस पे दूसरे इथेन एंड H2। इसको कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो रिएक्टेंट हैं एंड कैटलिस्ट है वो अलग अलग फेज में हैं। कैटलिस्ट सॉलिड है, रिएक्टेंट गैसियस हैं। तो हेट्रोजीनियस अगर सेम फेज में होते हैं मटेरियल, जैसे लिक्विड ही कैटलिस्ट है लिक्विड ही रिएक्टेंट है, तब हम उसको बोलते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। तो कैटालिसिस दो टाइप का होता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो कैटालिसिस में यूज किया जाना बहुत कॉमन है एड्सॉर्प्शन प्रोसेसेस का। जैसे फाइनली पाउडर्ड निकल इज यूज्ड फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। ऑयल में भी डबल बॉन्ड होता है, जैसे एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। जो ऑयल्स होते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं फैटी, इसमें कहीं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, इसका हम हाइड्रोजनेशन H2 से रिएक्शन करते हैं। ये कोई बड़ा पार्ट इससे जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्ड है, तो ये पार्ट तो जू का तू रहेगा। यहाँ डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड H2 इस पर ऐड होकर के, लेकिन प्लेटिनम की प्रेजेंस में। ऑयल से सॉलिड बना लेते हैं हम फैट, सॉलिड फैट जिसे घी बोलते हैं हम, वो बन जाता है। जब हम, आपने सुना होगा, सुनते होंगे फ्रिक्वेंटली, सेचुरेटेड फैट, अनसेचुरेटेड फैट।
तो ये अनसेचुरेटेड फैट है। ऑयल, ऑयल जो होता है उसमें कहीं डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्डेड को अनसेचुरेटेड बोलते हो, ये पढ़ी होगी बात आपने कहीं +1 में। डबल बॉन्ड है, कहीं ट्रिपल बॉन्ड है, तो अनसेचुरेटेड कहलाता है। तो अनसेचुरेटेड फैट ऑयल होते हैं, उसमें जब हम H2 ऐड कर देते हैं, H2 ऐड करने पर बन जाता है ये सॉलिड, सॉलिड फैट बन जाता है। जो सॉलिड फैट बना ये बोला जाएगा कि सेचुरेटेड फैट है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड डिसअपियर हो जाता है। एक वेनेडियम पेंटाऑक्साइड होता है जो हम यूज करते हैं कहीं कैटलिस्ट की तरह से। सल्फ्यूरिक एसिड जब हमें बनाना होता है, एक कांटेक्ट प्रोसेस है सल्फ्यूरिक एसिड का बनाने का, उसमें हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर से जब इंटरेक्शन करते हैं तो H2SO4 बनता है। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट यूज करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब जब सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं तो उसके लिए कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होता है V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो ये बिल्कुल थ्योरी है, फिर भी मैंने धीरे धीरे करके आपको समझा दी है। आज ही एक बार अगर आप इसे रिपीट करके पढ़ लोगे तो ये बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगी, कुछ है नहीं इसमें चैप्टर में खास। इसके अलावा अगर हम और एप्लीकेशन इसकी देखते हैं तो सेपरेशन कर सकते हैं हम इनर्ट गैसेस का। जैसे मेरे पास हीलियम है, जैसे आर्गन है, जैसे नियॉन है, जैसे क्रिप्टॉन है, ये इनर्ट गैसेस होती हैं। ये बिल्कुल इनर्ट होने का मतलब है कोई केमिकल रिएक्शन किसी के साथ ये नहीं देती है। क्यों नहीं देती ये एड्सॉर्प्शन? क्योंकि इनके ऑक्टेट पूरे होते हैं। क्यों नहीं देती ये रिएक्शन? क्योंकि इनके ऑक्टेट पूरे हैं। तो केमिकल रिएक्शन नहीं करते तो इनको सेपरेट करना केमिकल मेथड से पॉसिबल नहीं होता। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड को करना है, मान लो मुझे सेपरेट किसी से, कार्बन डाइऑक्साइड को अमोनिया के साथ मिक्स था ये, इनको सेपरेट करना चाहता था मैं, तो कुछ भी ना करो NaOH ऐड कर दो उसमें। NaOH में ये एड्सॉर्ब हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं कहता NaOH को, अमोनिया अलग हो गया बिल्कुल। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें Na2CO3 बना के अलग हो गया। केमिकल मेथड है सेपरेट करने का, लेकिन ये तो केमिकल रिएक्शन करते नहीं है किसी से भी, क्योंकि ये इनर्ट हैं। पी ब्लॉक में जो ग्रुप 18 है उनकी बात हो रही है। ये 18 ग्रुप में हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, जेनॉन होता है, ये सब इनर्ट गैसेस बोले जाते हैं। तो हम इनको क्या करते हैं, इनको एड्सॉर्प्शन, क्योंकि इनके चारकोल पर अलग अलग होते हैं। डाउन द ग्रुप मूव करने पर आपने एक बात पढ़ी थी पहले, डाउन द ग्रुप मूव करने पर लिक्विफिकेशन बढ़ता चला जाता है। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन बढ़ रहा है। हीलियम को लिक्विफाई करना बड़ा मुश्किल, जेनॉन को लिक्विफाई करना कंपैरेटिवली आसान। मास बढ़ रहा है इनका, एटॉमिक मास बढ़ने से इनके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं, तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन बढ़ रहा है। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन अगर बढ़ता जाता है तो इनके एड्सॉर्ब होने की टेंडेंसीज अलग अलग होंगी। दैट मीन्स हीलियम अलग रेट से एड्सॉर्ब होगा, नियॉन अलग रेट से एड्सॉर्ब होगा। तो मेरे पास हीलियम एंड जेनॉन का अगर मिक्सचर है कहीं और मैं उसे चारकोल से पास करता हूं, हीलियम है एंड जेनॉन है, ये दोनों गैसेस हैं, इनका मिक्सचर चारकोल से पास किया, चारकोल से पास करने पर जेनॉन इस पर एड्सॉर्ब हो जाता है, जबकि हीलियम जो है वो एज इट इज पार निकल जाता है। ये एक मेथड है और ये इंपॉर्टेंट मेथड है, एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, जिससे हम इनर्ट गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं।
इसके अलावा हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाया जाता है। हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग क्या है? क्या चीज हार्ड वाटर का मतलब क्या? हार्ड वाटर से क्या मतलब समझते हो? हार्ड वाटर है हमारे पास, इस हार्ड वाटर को एक पाइप से हमने जाने दिया, उस पाइप में कुछ टाइप के फिल्टर लगाए, वो फिल्टर नेचुरल मटेरियल होते हैं, इनमें को पानी पास हो जाएगा, बहुत थोड़ा स्लो होता है, सॉलिड होते हैं क्योंकि ये फिल्टर, पोर्स होते हैं इसमें बारीक बारीक, इनको मेनली जियोलाइट बोला जाता है। एक स्पेशल टाइप का इनका अरेंजमेंट होता है। तो ये हार्ड वाटर में से कैल्शियम 2 पॉजिटिव को, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव को एड्सॉर्ब कर लेते हैं अपने सरफेस पर, और जब ये एड्सॉर्ब हो जाएंगे तो पार जो वाटर निकलेगा ये बिना कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट का निकलेगा, जिसको हम बोलेंगे कि ये सॉफ्ट वाटर हो गया। अब तो सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में, सॉफ्ट बनाने के प्रोसेस में हम ये एड्सॉर्प्शन प्रोसेस यूज कर रहे होते हैं। काम की बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है इसे। ये वाला एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको। अच्छा, नोट तो कर नहीं रहे थे तो मैं स्लाइड भेजूंगा, हाँ ठीक है, पढ़ लो इसको अच्छी तरह समझ लो, कुछ पूछने की बात है तो पूछ लो मेरे से। कैल्शियम क्लोराइड है, ये सॉल्ट है, इसकी वजह से वाटर हार्ड है। मैंने अभी बताया जब ये इससे इंटरेक्ट करेगा, यानी वाटर को हम इस जियोलाइट से पास कराएंगे तो कैल्शियम इसमें ट्रैप कर जाएगा, ये कैल्शियम आ गया यहां, सोडियम हट गया यहां से NaCl। अब एक लिमिट होती है, मतलब हम फिल्टर से उससे पार कराए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं, तो सारे मॉलिक्यूल धीरे धीरे ये सोडियम की जगह कैल्शियम ट्रैप हो जाएंगे। तो थोड़े टाइम के बाद ये एग्जॉस्टेड हो जाता है। एग्जॉस्टेड का मतलब ये है कि सारी के सारे जितने भी एल्यूमिनियम थे, जितने भी सोडियम थे, वो सब कैल्शियम से सब्स्टिट्यूट हो गए। तो अब हम इसे रिन्यू कर लेते हैं, दोबारा से इस लायक बनाने की कोशिश करते हैं कि दोबारा से ये फिल्टर करे। उसके लिए हम इसमें सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ इसको वॉश करते हैं। 10% सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेकर अगर इसको वॉश करें अलग से निकाल के, तो कैल्शियम हट के फिर सोडियम आ जाता है इसकी जगह। आयन एक्सचेंज मेथड है ये, आयन को एक्सचेंज किया जा रहा है। तो हम इस एग्जॉस्टेड जियोलाइट को रीजनरेट कर देते हैं, रिन्यू कर देते हैं, जब हम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन से इसको वॉश कर दें अगर तो। बहुत सारी डिजीजेस ऐसी होती हैं जिनको हम क्योर करने में एड्सॉर्प्शन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। क्लींजिंग एजेंट की तरह से, सोप की तरह से, ये डिटर्जेंट की तरह से इंटरफेस या सरफेस इस्तेमाल किया जा सकता है। जो सोप पार्टिकल्स होते हैं वो काफी बड़े पार्टिकल्स होते हैं। जब लेदर बन जाता है और उसमें सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो सोप के मॉलिक्यूल में डर्ट एड्सॉर्ब हो जाते हैं चारों तरफ। ये एड्सॉर्ब होके जब हम वॉश करते हैं ये मॉलिक्यूल बाहर आएगा तो डर्ट को भी बाहर ले आएगा। तो क्लेंजिंग एजेंट की तरह से भी ये यूज होता है। एड्सॉर्प्शन प्रोसेस में हम क्लींजिंग प्रोसेस भी कर रहे होते हैं यूज। इसके अलावा जो एप्लीकेशंस हैं उन पर आते हैं। एक जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस होता है। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो ओर से
मेटल बनाने का प्रोसेस है, यानी मेटलर्जी है। तो उसमें जो ओर है उसको बारीक ग्राइंड करते हैं सबसे पहले हम, और उसमें जो इम्प्योरिटीज हैं उसको हमें फिल्टर करना है, हटाना है। तो उसके लिए हम बड़ी सी मशीन लेकर और उसमें सॉल्वेंट एंड कोई पाइन ऑयल या ज़ैंथेट ऐड करके इसको स्टेयर करते हैं ओर के साथ, तो झाग बन जाते हैं बहुत ज्यादा, और ओर उसके साथ मिक्स रहता है। इस ओर में जो इम्प्योरिटीज हैं वो इम्प्योरिटीज एड्सॉर्ब हो जाती हैं इस झाग में, इसके फ्रॉथ में। जो फ्रॉथ है यानी जो झाग है, इसमें ये इम्प्योरिटीज एड्सॉर्ब हो जाती है, ये नीचे बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, या रिवर्स होता है, या और इसमें एड्सॉर्ब हो जाता है, इम्प्योरिटीज बैठ जाती हैं। वो डिपेंड करेगा कि हम कौन सा मटेरियल ले रहे हैं, किस टाइप का ओर ले रहे हैं, हैवी ओर ले रहे हैं या लाइट ओर ले रहे हैं। जैसे सल्फाइड ओर हल्के होते हैं, वो सल्फाइड ओर इसमें फ्रॉथ में ट्रैप कर जाते हैं, एड्सॉर्ब हो जाते हैं सरफेस पर। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस कहते हैं हम इसको। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में एड्सॉर्प्शन यूज किया जाता है। जो इम्प्योरिटीज हैं जैसे सैंड वगैरह मिक्स रहता है, क्ले वगैरह जो मिक्स रहती है, वो सेपरेट हो जाती है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से। एक इसके अलावा इंडिकेटर्स होते हैं, एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर, अब वो कार वाले इंडिकेटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कार में राइट टर्न करना है तो राइट वाला इंडिकेटर दे दिया, और लेफ्ट टर्न कर दिया तो लेफ्ट वाला इंडिकेटर, मीनिंग वही है। इंडिकेट क्या करते हैं हम इंडिकेटर से? इंडिकेटर जलाने का मतलब है हमें राइट टर्न करना है, मतलब इंडिकेट कर दिया पीछे वाले को, हमने बता दिया अपना जो भी कुछ हम एक्सप्रेस करना चाह रहे थे उसको किसी जरिए से इंडिकेट कर दिया, लाइट जला करके इंडिकेट कर दिया। अब किसी को मान लो पता ही नहीं है, कोई सपोज करते हैं अमेज़न से आया है, उसको पता ही नहीं है बल्ब जलने का क्या मतलब होता है, तो अब उसे क्या पता कि ये इधर वाला बल्ब जल रहा है तो राइट में टर्न करेगा। इंडिकेशन का मीनिंग केमिस्ट्री में भी लगता है। जब हम दो केमिकल रिएक्शन करते हैं और कोई कलर अपीयर हो जाता है तो कुछ इंडिकेट होता है। तो कई बार तो ये खुद हो जाता है और कई बार हम कुछ जानबूझ के अपनी तरफ से ऐसे मटेरियल ऐड करते हैं जिनमें कलर चेंज हो जाए, जिनमें कलर डिसअपियर हो जाए, जिसमें कुछ ऐसे विजिबल चेंजेस आ जाएं जो हमें दिख जाएं। अदरवाइज केमिकल रिएक्शन जो होते हैं यूजुअली हमें पता ही नहीं चलते कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जब विजिबल चेंजेस आएंगे तो हमें पता चल जाएंगे। तो ऐसे मटेरियल को जो बाहर से हम स्पेशली इसलिए ऐड करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। कलर चेंज से यूजुअली ऐसा पता चलता है। तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर के बहुत सारे टाइप होते हैं, उनमें से एक टाइप एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर है। ये एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर क्या होते हैं? अपने सरफेस पर बाहर से जब हमने इंडिकेटर ऐड किया तो ये अपने सरफेस पर जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको एड्सॉर्ब कर लेंगे। एड्सॉर्ब कर लेंगे तो कलर चेंज करेंगे, कलर चेंज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन ठीक हो रहा है। अदरवाइज प्रोडक्ट बन ही ना रहा होता तो कलर नहीं अपीयर हो रहा होता। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं जिसमें हम एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। जो क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस है वो तो है ही एड्सॉर्प्शन पर बेस्ड। क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, ए मटेरियल एंड बी मटेरियल लिया हमने। अगर +1 का याद हो आपको तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये सारी हमने पढ़ी थी। अब हम किसी ए एंड बी के मिक्सचर को
एक कॉलम में जिसमें हमने सॉलिड फिल कर रखा है, इस कॉलम में फिल कर देते हैं A प्लस बी का मिक्सचर ऊपर से। ये लिक्विड है A B दोनों, यहां फिल कर दिया। अब ये धीरे धीरे दोनों नीचे चलना शुरू होंगे सॉलिड में। सॉलिड पाउडर है ये, धीरे धीरे इसमें एड्सॉर्ब हो गए दोनों। एड्सॉर्ब होने के बाद यहां पहुंचेंगे। तो अगर B का एड्सॉर्प्शन रेट बहुत ज्यादा है A के कंपैरिजन में, A एड्सॉर्ब नहीं होता इस सॉलिड मटेरियल में, B एड्सॉर्ब हो जाता है, तो B तो रुक जाएगा यहीं, A पार निकल जाएगा। तो ऐसे मेथड सेपरेशन के क्रोमेटोग्राफिक मेथड कहलाते हैं, इंडस्ट्रीज में बहुत यूज होते हैं। तो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस की एक एप्लीकेशन ये है, क्रोमेटोग्राफी में इस्तेमाल की जाती है। जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है वो डाइंग में भी यूज कर रहे होते हैं। कलर करना होता है किसी चीज को, डाई करना होता है किसी फैब्रिक को या किसी मटेरियल को, तो वो एड्सॉर्ब ही होता है, सरफेस पर ही होता है। मटेरियल के सरफेस पर कलर एड्सॉर्ब हो जाते हैं। तो ये सारी जितनी मैंने बताई एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन से जरूर आ जाता है। मैंने टाइम लगा करके इसको किया, जस्ट ऐसे ही नहीं दे दिया कि बस एप्लीकेशन पढ़ लेना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन उठता है। 1 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन, सिंपल सा। अच्छा, बातें इतनी आसान है कि आपको बस एक बार रीड करनी है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। कोलाइड्स क्या है? एक हेट्रोजीनियस सिस्टम जिसमें डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, फाइन पार्टिकल्स होते हैं। यानी बस ये ऐसा सोच लो आप कि ये सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट हैं। मैं वाटर लेता हूं, वाटर में NaCl डिसॉल्व कर लेता हूं। वाटर का 1 लीटर लिया, उसमें सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व कर लिया, तो ये कहलाएगा सॉल्यूट, वाटर कहलाएगा सॉल्वेंट। तो अब यहां अगर मैं वाटर को डिस्पर्शन मीडियम बोल देता हूं, डिस्पर्स्ड फेज बोल देता हूं, in which one substance is dispersed as very fine particles in another substance। लेकिन फिर ये नाम क्यों हटा दिया हमने, सॉल्वेंट सॉल्यूट क्यों बोलना बंद कर दिया? क्योंकि ये ट्रू सॉल्यूशन के लिए होते हैं, ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। ट्रू सॉल्यूशन क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें जो पार्टिकल के साइज हैं, किसी का साइज बड़ा किसी का साइज छोटा, वो कॉन्जुगेटेड पार्टिकल हैं। बहुत सारे पार्टिकल इकट्ठे होके मिलकर के उन्होंने बड़े पार्टिकल का साइज एक बना दिया, और ये हेट्रोजीनियस है। दूसरी बात ये, जब आप नॉर्मल सॉल्यूशन लेते हो तो वो होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब यहां से एक ड्रॉप लिया आपने तो उसका कॉन्सेंट्रेशन भी वही आएगा, यहां से बीच से एक ड्रॉप उठा करके इसका कॉन्सेंट्रेशन देखोगे तो भी सेम आएगा। मान लो 0.1 ग्राम पर 10 ml है तो सेम आएगा कॉन्सेंट्रेशन, जबकि इनमें ऐसा नहीं होता। यहां थोड़े अलग कॉम्पोजिशन के हैं, यहां अलग कॉम्पोजिशन के हैं, तो इसलिए हेट्रोजीनियस बोल रहे हैं हम इनको। जो मेन सोल्यूशन है एंड कोलाइडल सोल्यूशन है, उसमें सबसे बड़ा फर्क किस बात का है? पार्टिकल के साइज का फर्क है। जब पार्टिकल के साइज कितने से कितने तक, 1000 नैनोमीटर तक हो जाते हैं, 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक हो अगर, तब हम इनको बोलेंगे कि ये कोलाइडल पार्टिकल्स हैं। बहुत बड़े पार्टिकल हैं ये, इतना नैनोमीटर देखने में लग रहा है हमें नैनोमीटर के 1 मीटर का 1 मिलियन बिलियन पार्ट से शुरुआत हो गई,
लेकिन ये पार्टिकल के साइज ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में हजारों गुना लाखों गुना बड़े हैं। सोडियम क्लोराइड का जो सोडियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव का साइज है उसके कंपैरिजन में लाखों गुना बड़ा साइज है इसका। तो लार्ज सरफेस एरिया इन पार्टिकल का होता है कोलाइडल पार्टिकल का, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग चलती हैं। नॉर्मल जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज, भाई कितनी पढ़ाई होगा सॉल्यूशन का भी, राउल्ट्स लॉ पढ़ा होगा आपने, हेनरीज लॉ पढ़ा होगा आपने, डिसोल्यूशन के मेथड्स पढ़े हैं आपने, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स पढ़े हैं, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी पढ़ा है, मोल फ्रैक्शन पढ़ा है। तो भले ही कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स तो हम अप्लाई कर दें इस पर, लेकिन जो लॉज अप्लाई होते हैं ट्रू सॉल्यूशन में वो इसमें अप्लाई नहीं होते। अलग कानून है इनके, स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं इनकी। तो कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल पार्टिकल नॉर्मल सॉल्यूशन से अलग होते हैं। बहुत सिंपल पार्ट है ये भी, कोई बड़ा मुश्किल नहीं है पार्ट। जब हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसका कुछ बेसिस लेना होगा हमें। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन फेस के बेस पर। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल, मान लो इनके बीच का इंटरेक्शन कितना है, कितना ज्यादा है, कितना कम है, इस बेस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्दर हम दो टाइप से कैटेगराइज करेंगे, लेओफोबिक कोलाइड्स एंड लेओफिलिक कोलाइड्स। दोनों फोबिक आ गया, ये एक लेओफिलिक होगा। इसके अलावा किस टाइप के पार्टिकल हम यूज कर रहे हैं, इन बेस पर हम डिवीजन कर सकते हैं। इसको फर्दर हम मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड बोलते हैं, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड बोलते हैं एंड एसोसिएटेड कोलाइड्स बोलते हैं। नोट कर लो इसको जल्दी से। तो मैं पहले आपको प्रॉपर्टी बताकर फिर वापस इसका क्लासिफिकेशन कराऊंगा। थोड़ा सा ऑर्डर में चेंज कर रहा हूं, टेस्ट की वजह से चेंज कर रहा हूं और ये ऑर्डर, क्योंकि टेस्ट में ये इंपॉर्टेंट चीजें ज्यादा आती हैं टेस्ट में, तो इसको पहले करना पड़ेगा। कोलाइडल पार्टिकल क्योंकि काफी बड़े होते हैं, काफी बड़े होने की वजह से ये नॉर्मल सॉल्यूशन से बिल्कुल अलग बिहेव करते हैं। जो प्रॉपर्टीज हम नॉर्मल सॉल्यूशन की देखते हैं उनसे बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो वो क्या प्रॉपर्टीज हैं जो कोलाइडल पार्टिकल की स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं? वो प्रॉपर्टीज में जैसे टिंडल इफेक्ट है, ब्राउनियन मोमेंट है, ब्राउनियन मोशन जिसे हम कह सकते हैं, चार्ज ऑन पार्टिकल है, इनमें चार्ज आ जाता है। और इसके अलावा पर्टिकुलर कलर शो कर सकते हैं कोलाइडल पार्टिकल। सॉल्यूशन जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो कलरलेस होगा हमेशा। ऐसे हम इन्हें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनकी अलग चलती हैं, उनसे अलग चलेंगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कंपेयर कर सकते हैं, जो कोलाइडल पार्टिकल्स वाले मॉलिक्यूल की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होंगी एंड ट्रू सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी, वो थोड़ा अलग तरह से चल रही होती है। तो मैं आपको अब शुरू कर रहा हूं ये प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स पार्ट। इसमें सोचेंगे हम इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस तरह से डिफरेंट होती हैं नॉर्मल सॉल्यूशन से। एक टिंडल इफेक्ट होता है जो कोलाइडल सॉल्यूशन में होता है,
आसान इफेक्ट है, नाम से परेशान मत होना, बड़ा सिंपल है। एक पर्टिकुलर कलर शो करते हैं, एक टाइप के कोलाइडल पार्टिकल, एक टाइप का कलर ब्राउनियन मूवमेंट। हम इवन देख भी सकते हैं माइक्रोस्कोप लगाकर, पार्टिकल के साइज इतने बड़े हैं कि माइक्रोस्कोप से नजर आ जाते हैं। जो हमारा केमिकल सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन होता है, उसके पार्टिकल हमें दिखते नहीं है कभी, लेकिन कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल हमें माइक्रोस्कोप से दिख जाते हैं, तो मोशन भी दिख जाते हैं इनके। इसी तरह से हम चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं। कोलाइडल पार्टिकल पर चार्ज होता है। एक प्रॉपर्टी होती है कोगुलेशन। बहुत सारे कोलाइडल पार्टिकल, ये नंबर 6 है, कोलाइडल पार्टिकल बहुत सारे इकट्ठा होकर के कोगुलेट कर जाते हैं, प्रेसिपिटेट बना के नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, तो ये कोगुलेशन है। और इन सब की एप्लीकेशन बहुत है, इसलिए प्रॉपर्टीज आपको डिस्कस करना जरूरी है। तो मैं पहली प्रॉपर्टी पर आ रहा हूं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर। सोल्यूशन वाले चैप्टर में ये नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है। एक सॉल्यूशन में पार्टिकल कितने हैं, उन पार्टिकल का नंबर डिसाइड करता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होना या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होना, ये पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करता है। जैसे इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। याद दिला रहा हूं, कुछ बातें सुनी सुनी सी लग रही होंगी। जैसे हम चेंज इन वेपर प्रेशर देख सकते हैं, जैसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कंसीडर कर सकते हैं। ये सब प्रॉपर्टीज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो मॉलिक्यूल के नेचर पर डिपेंड नहीं करती। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो डिपेंड करती हैं मॉलिक्यूल की गिनती पर। कितने सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व्ड हैं, वो डिसाइड करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, याद आ जाएगा सारा कुछ। मेरे पास 1 लीटर वाटर है, प्योर वाटर। दूसरी जगह एक और 1 लीटर वाटर है। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा। दोनों बिल्कुल सेम है, क्योंकि जब मैं बाहर से कोई सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करता हूं तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आता है, बढ़ जाता है। उसका पूरा एक प्रोसीजर है, वो बता रखा है मैंने सॉल्यूशन में आपको। जब हम बाहर से कोई सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करता है। चाहे आप शुगर के 10 मॉलिक्यूल लो, चाहे आप किसी दूसरे मॉलिक्यूल के 10 मॉलिक्यूल लो। शुगर के अलावा मान लो आपने ग्लूकोज के 10 मॉलिक्यूल डिसॉल्व किए, मैंने फ्रक्टोज के किए 10 मॉलिक्यूल डिसॉल्व, तो पार्टिकल की गिनती तो दोनों में बराबर है। तो इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दोनों केस में बराबर होगा। यह है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड की, ये किस बात पर डिपेंड नहीं की, ये इस बात पर डिपेंड नहीं की कि हमने कौन सा मॉलिक्यूल डिसॉल्व किया, चाहे ग्लूकोज लिया, चाहे फ्रक्टोज लिया, चाहे माल्टोस लिया, चाहे सुक्रोज लिया, बस उनकी गिनती बराबर होनी चाहिए। वोट समझ लो, जैसे इंडियन सिस्टम में वोट होता है, वोट सबका वोट बराबर है, चाहे कोई बैरिस्टर है और चाहे कोई एक लेबर है। वोट वोट है, बस उसका गिनती है, काउंटिंग। राष्ट्रपति का भी एक ही वोट है, मेरा भी एक ही वोट है। कहीं और उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन इलेक्शन में बराबर है बिल्कुल। तो काउंटिंग है, बस उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है कौन है, वो क्या है, कैसे है। तो 4 या 5 प्रॉपर्टीज हैं जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जब हम नॉर्मल सॉल्यूशन में, तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं,
कोलाइडल सॉल्यूशन में ये सारे पार्टिकल इकट्ठे होके कॉन्जुगेट बड़ा पार्टिकल बना लेते, हजारों मॉलिक्यूल मिलकर के एक बड़ा पार्टिकल बन गया, तो पार्टिकल की गिनती कम हो जाती है। पार्टिकल की गिनती कम हो जाएगी तो क्या इफेक्ट निकलेगा, इनकी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी प्रभावित होंगी, कम हो जाएंगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी कोलाइडल जो सॉल्यूशंस होते हैं या कोलाइडल सिस्टम जो होते हैं उसमें स्मॉलर वैल्यूज होती हैं, इन सबकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इनकी कम वैल्यू क्यों आती है, क्योंकि पार्टिकल की गिनती कम हो जाती है। बड़े पार्टिकल हो गए तो कम हो जाएंगे। भाई मैंने यहां मान लो 10,000 लिए पार्टिकल्स, ट्रू सॉल्यूशन था ये, अब 10-10 पार्टिकल ने मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बना लिया, 10 पार्टिकल ज्वाइन कर गए, बड़ा पार्टिकल बन गया, पार्टिकल की गिनती तो कम हो जाएगी, 1000 पार्टिकल ही रह जाएंगे। 1000 पार्टिकल रह गए तो प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अब चेंज हो गई, कम हो गई, स्मॉलर वैल्यू, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है। एक बात ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कोलाइडल सॉल्यूशन में, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीजें हम सोच पाएंगे। नंबर 1 तो ये पॉइंट है। नंबर 2 पर आते हैं, नोट करना चाहो इसको जल्दी से नोट कर लो। कहीं किसी रूम से एक रोशनदान जो होता है उससे लाइट आ रही है, कहीं ऊपर दीवार में जो खिड़की लगी होती है ऊंचाई पर, तो कभी कभी इवनिंग में या अर्ली मॉर्निंग में आप देखते हो जब ये टिल्टेड होती है रेज, पूरा सन इस पर नहीं पड़ रहा है लेकिन एक बहुत छोटी सी रे पड़ रही है, तो ये एक पूरा बीम बन जाता है। आप कहीं बैठ करके देखते हो तो पूरा बीम अलग बिल्कुल क्लियर नजर आता है। क्यों क्लियर नजर आता है, क्योंकि डस्ट के जो पार्टिकल सस्पेंडेड हैं यहाँ वो मोशन कर रहे हैं, तो वो पाथ उनका बिल्कुल क्लियर विजिबल हो जाता है लाइट का। अब खिड़की खोल दोगे, बड़ी खिड़की खोल दोगे आप सारी, तो वो सन तो आ जाएगा लेकिन वो एक बीम नजर नहीं आएगा आपको। सन का बीम कब नजर आएगा, जब एक छोटी सी कहीं स्लिट से आप उस लाइट को अलाउ करोगे, तो पार्टिकल मोशन करते हुए नजर आते हैं। आप उसे ध्यान से अगर देखो तो उस बीम में पार्टिकल मोशन कर रहे होते हैं। बस यही टिंडल इफेक्ट है, ये हम सोल्यूशन पर अप्लाई कर देंगे। अभी जो मैंने बताया आपको, वो गैस में डस्ट के पार्टिकल डिसॉल्व थे। अब अगर मैं किसी सोल्यूशन में जिसमें कोलाइडल सोल्यूशन है, मतलब पार्टिकल के साइज बड़े हैं, यहां से एक लाइट पास करता हूं, पास करने पर इसको चेक करता हूं, माइक्रोस्कोप से देखता हूं या नेक्ड आई से देखता हूं, तो ये बीम बिल्कुल क्लियर कट नजर आता है और उसमें पार्टिकल मोशन करते हुए दिखेंगे। तो ये वाला जो इफेक्ट है ये क्योंकि पार्टिकल के साइज बड़े होते हैं, जब लाइट इससे आकर के कोलाइड करती है तो स्कैटर होती है, तो वो नजर आना शुरू हो। बहुत छोटे पार्टिकल जो ट्रू सोल्यूशन है, उस ट्रू सोल्यूशन में मान लो हम रूम में वैक्यूम कर दें, 10 पार्टिकल एक भी ना हो, तब थोड़ी ये टिंडल इफेक्ट शो होगा। लाइट खुद नजर नहीं आती है, लाइट जिस पर गिरती है किसी पार्टिकल पर वो पार्टिकल नजर आता है। ये जो हम बोल रहे हैं बीम नजर आ रहा है, ये लाइट नहीं दिख रही है हमें, ये डस्ट के पार्टिकल मोशन करते हुए दिख रहे हैं। कभी आप ये सोचो कि जो बीम दिख रहा है वो लाइट का बीम है, लाइट का बीम नहीं दिख रहा है हमें, पार्टिकल दिख रहे हैं। तो इनफैक्ट क्या मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर सॉल्यूशन में जब हम ट्रू सॉल्यूशन, अगर मैं यहां वैक्यूम कर देता हूं, क्रिएट बिल्कुल 100% वैक्यूम, तो ये लाइट आएगी जरूर, नजर नहीं आएगी हमें। लाइट खुद नहीं दिखती है, जब किसी चीज पर गिरती है यहां स्पॉट नजर आ जाएगा, जब ये दीवार पर गिरेगी स्पॉट नजर आ जाएगा लाइट।
बीच में कुछ वो एक बीम नजर नहीं आएगा जो बीम नजर आ रहा होता था। यही सोल्यूशन में भी होता है। ट्रू सोल्यूशन में पार्टिकल के साइज बहुत छोटे होते हैं, वो स्कैटर नहीं कर पाते लाइट को, तो ये एक बीम हमें नजर नहीं आता है। लेकिन जो हमारे पास कोलाइडल सोल्यूशन है वहां हमें ये एक बीम नजर आता है। और अगर हम यहां लेंस रख दें कोई, तो कोन भी नजर आएगा। लेंस ये कंसंट्रेट कर देगा ये लाइट को एक जगह पर, तो ये एक पॉइंट नजर आएगा बिल्कुल क्लियर कट। यही इफेक्ट जो है वो टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। ये टिंडल इफेक्ट है। डेफिनेशन जो है, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन मतलब बहुत छोटे पार्टिकल हैं जिसमें ये कोलाइडल सोल्यूशन नहीं, हमें लाइट नजर नहीं आएगी अनलेस कि हम अपनी आंख को लाइट के पाथ में ना रख दें। लेकिन जब हम कोलाइडल सोल्यूशन से इस लाइट के बीम को पास करते हैं तो वो लाइट का बीम हमें नजर आ जाता है। इनफैक्ट लाइट का बीम नजर नहीं आता, कोलाइडल पार्टिकल नजर आते हैं। और अगर हम एक लेंस के जरिए इस सॉल्यूशन में लाइट लेकर के आते हैं तो एक कोन भी नजर आएगा, इस तरीके का एक पॉइंट नजर आएगा, कोन नजर आएगा, यहां पर नजर आएगा। वही जो लाइट की प्रॉपर्टीज होती हैं ठीक उसी तरह से। तो हम इसी को बोल रहे होते हैं कि ये टिंडल इफेक्ट है। नोट कर लो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डायग्राम सोच सकते हैं हम इसमें। ये सोर्स है लाइट का, बल्ब जला दिया, लाइट आ गई, इसे एक लेंस से हमने फोकस कर दिया, तो ये कोलाइडल पार्टिकल हैं। पार्टिकल यहां हमें मूव करते हुए नजर आएंगे। ये एक बिल्कुल ब्राइट पॉइंट नजर आएगा। और ये माइक्रोस्कोप से अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल शाइन करता हुआ एक ब्राइट पॉइंट नजर आता है। ये इफेक्ट सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन में होता है, ट्रू सॉल्यूशन में ये देखने को नहीं मिलता। इसको बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट। यहाँ जो लाइट फोकस हो रही है, स्कैटर करेगी लाइट सारे पॉसिबल डायरेक्शन में। कहीं पर भी, कहीं से भी देखोगे, इस माइक्रोस्कोप को नीचे से भी रख के देखोगे तो भी नजर आएगा, इस साइड से रख के देखोगे तो भी नजर आएगा। ये सब पॉसिबल डायरेक्शन में स्पेस में ये स्कैटर करेगी, फैल जाएगी, डिस्पर्स करेगी। दैट मीन्स कारण क्या है इसका? कारण है कोलाइडल पार्टिकल का साइज। जब ये लाइट इन बड़े पार्टिकल से आके स्ट्राइक करती है तो स्कैटर कर जाती है। बहुत छोटा पार्टिकल होता, ये पार्टिकल बहुत छोटा है, वेवलेंथ इसकी ये है लाइट की, तो ये पार्टिकल यहां आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन पार्टिकल का साइज बड़ा है, एक ही वेव लाइट की इस तरह से आ रही है, तो कोलाइड कर जाएगी, कोलाइड करके स्कैटर कर जाएगी। तो ये मेन, अगर सिर्फ एक शब्द में आप आंसर करना चाहते हो तो वो आंसर होगा पार्टिकल का साइज।
ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल के साइज बहुत छोटे होते हैं, तो वेव उनके लिए बहुत बड़ी होती है, जबकि जो हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट उनसे टकराकर कहीं स्कैटर कर जाती है। ये कारण आपको देना पड़ेगा। स्कैटरिंग शो नहीं कर पाते, और अगर स्कैटरिंग नहीं शो कर पाएंगे ये, तो टिंडल इफेक्ट नहीं होगा। आज की क्लास में इतना ही, यहीं तक मैं कर रहा हूं। टेस्ट में यहां तक आएगा बस टिंडल इफेक्ट, जितना मैंने कराया है। कोलाइडल की डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज में कोलिगेटिव एंड टिंडल इफेक्ट। एक क्लास का और रह गया है बस, ये एक क्लास और लगेगी तो ये पूरा हो जाएगा। बल्कि एक क्लास से भी कम का ही है, बहुत ज्यादा नहीं है, बस प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन है इसका।